नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों के साथ सेशन को साझा कर दें और जानना शुरू करें क्या कुछ खास है। सबसे पहले आज का मोटिवेशन, जब परेशानियां पहाड़ भर की हों तो उम्मीद की एक किरण ही पर्याप्त है, और ऐसे में हमेशा उम्मीदवान रहें। उम्मीदवार हमेशा अगर उम्मीदवान रहे तो उसे काम करने का मोटिवेशन मिलता रहता है। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत सभी साथियों को अवगत कराते हैं। साथियों, आपको याद होगा मैंने अब से कुछ दिन पूर्व, मतलब लगभग एक दिन ही है, 28 अगस्त की बात है, एक दिन बीच में है, एक सेशन किया था और सेशन में बताया था कि क्या टेलीग्राम बंद हो जाएगा क्या। और टेलीग्राम बंद होने के पीछे का मैंने कारण बताया था कि जो इसके ऑनर हैं पावेल दुरोव, जो इसके मालिक हैं, सीईओ हैं, उन्हें फ्रांस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी की खबर थी जिसके ऊपर रूस ने फ्रांस को चेतावनी दी थी। रूस की फ्रांस को चेतावनी थी। साथ ही साथ मैंने अपने सेशन में बताया था कि यूएई ने भी फ्रांस के ऑफिशियल्स से कहा है कि भाई पावेल दुरोव को निकालने के लिए हमारे कुछ रास्ते दीजिए, या फिर एक तरह से कहिए तो काउंसलर एक्सेस दे दीजिए, यानी कि हमारे वकील जाके कम से कम मिल तो लें उस आदमी से कि भैया चक्कर क्या है, क्यों फंस गए हो, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दिमाग में आएगा यूएई बीच में क्यों आ गया? क्या रशिया के कहने पर यूएई बीच में आया था? नहीं, पावेल दुरोव के पास में यूएई की भी नागरिकता है, रशिया की भी नागरिकता है। ऐसे में यूएई उन्हें अपना सिटीजन मानते हुए, क्योंकि पावेल दुरोव ने अपना जो टेलीग्राम का ऑफिस है ना, वो दुबई के अंदर ही बनाया हुआ है, वहीं से वो ऑपरेट करते हैं। ऐसे में दुबई की तरफ से, यानी कि यूएई की तरफ से बोला गया फ्रांस को कि सर उन्हें भेजिए, उन तक एक्सेस पहुंचाइए। ये घटना जब घटी तो एक तरह से वर्ल्ड के अंदर बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे। पावेल दुरोव वर्सेस इमानुएल मैक्रों। और ये चूंकि बात टेलीग्राम की है, टेलीग्राम ओरिजिनली बिलोंग करता है रशिया से। टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका और उसके पिछलग्गू कंट्री मिलकर के चाहते हैं कि टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस उन्हें मिल जाए, ताकि वहां से होने वाले जो भी संचार हैं, जो भी सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं, उन पर कंट्रोल स्थापित किया जा सके। ऐसा पावेल दुरोव कहते हैं। पावेल दुरोव की गिरफ्तारी होती है ये कहते हुए कि टेलीग्राम का उपयोग बहुत सारे गलत कामों में होता है, चाहे ड्रग स्मगलिंग हो, या फिर किसी के साथ ब्लैकमेलिंग हो, या फिर आतंकवादियों के द्वारा आतंकी हमले हो, टेलीग्राम का उपयोग किया जाता है। ऐसे में इनको गिरफ्तार कर लिया है बिकॉज ये केवल 50 लोगों की कंपनी के साथ पूरी दुनिया के 175 देशों में टेलीग्राम चला रहे हैं। ये ही की पर्सन है, इन्हें गिरफ्तार करेंगे तो ही चीजें रिजॉल्व होंगी। और इन्हें अजरबैजान से जैसे ही इनकी फ्लाइट फ्रांस में लैंड हुई, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बीते होंगे कि एक खबर अखबार की सुर्खी बनती है। आप यहां फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक कटिंग देखते हैं जहां लिखा है कि यूएई ने $20 बिलियन के राफेल डील को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि फ्रांस ने टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया हुआ है। अब चूंकि टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया है फ्रांस ने, और राफेल फ्रांस का ही फाइटर जेट है, डसो एविएशन के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे में यूएई ने उनके साथ जो $20 बिलियन का 80 राफेल खरीदने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया है। ये हेडलाइन बनती है, हेडलाइन बनती है, और इस हेडलाइन के अंदर एक्सप्रेस डिफेंस लिखा आता है। 29 अगस्त के दिन ये खबर काफी ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट होती है, और ऐसे में ये खबर कि इन्होंने $20 बिलियन का जो 80 राफेल खरीदने का फ्रांस के साथ फैसला है वो वापस ले लिया है, बड़ी सुर्खियां निकल कर आती हैं। और सुर्खियों में बताया जाता है कि यहां पावेल दुरोव के साथ में जो यूएई के किंग हैं, जो वहां के अमीर हैं, उनके बेटे जायद अल नहायान के बढ़िया रिश्ते हैं, जिसके चलते उन्होंने इंटरफेयर किया। अपने पिताजी से कहा कि साहब पावेल दुरोव को वहां से निकलवाइए, अदरवाइज फ्रांस को कहिए कि हम आपसे रिश्ते तोड़ देंगे। ऐसा कहते हुए एक न्यूज आती है और ये राफेल डील को तोड़ देते हैं। ये सुर्खी बनती है। मतलब जहां टेलीग्राम की खुद की कीमत लोग $3-4 बिलियन नहीं लगा रहे, वहां $20 बिलियन का राफेल समझौता यूएई तोड़ देता है। दुनिया में यह खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगती है। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनने लगती हैं, लोग चर्चा में विमर्श करने लगते हैं कि 80 राफेल लेने वाला यूएई फ्रांस को ऐसा
मतलब सदमा दे दिया है, जैसा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को दिया था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑकुस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का वादा किया था। कुछ वैसा ही हो गया है। राफेल को स्पेशल बनाने वाली जो खासियतें हैं वो ही इसके बिकने का बड़ा कारण है, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन का वो फाइटर जेट है जिसने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसी जगह पर अपनी उपयोगिता दुनिया में सिद्ध की है। ऐसे में राफेल फिर से सुर्खी में आता है। वो दसों एविएशन, दसों राफेल कंपनी जिसने इसको बनाया है वो सुर्खियों में आने लगती है, और सुर्खियां बनने लगती हैं कि देखो, जहां 2021 के अंत में इन दो देशों ने मिलकर $19 बिलियन का समझौता किया था, वो समझौता तोड़ने के लिए विमर्श होने लग चुका है। ऐसे में यूएई ने साफ मना कर दिया है फ्रांस को कि भैया रहने दो, आपके साथ एग्रीमेंट बढ़ चढ़ के हुआ था, लेकिन अब हम इस एग्रीमेंट को आगे नहीं ले जा सकते। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में राफेल इजिप्ट, इंडिया, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई और इंडोनेशिया इन देशों के पास में है, और ये दुनिया के सक्सेसफुल फाइटर जेट्स में जाना जाता है। लोग खबरें खंगालने लगे और कहने लगे कि देखो, फ्रांस को जबरदस्ती अपनी इस सक्रियता का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। राफेल उनकी डील वापस हो गई। ऐसे ही इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन की डील की थी, वो अमेरिका के इंटरफेरेंस के कारण वापस हो गई थी। तो बोले साहब, फ्रांस के दिन बेकार चल रहे हैं। सुर्खियां इस तरह से निकल करके आने लग गई। कोई बात नहीं साहब। अब ऐसे स्थिति में फ्रांस का यूएई के साथ $20 बिलियन का नुकसान, ये किन्हें खुशी पहुंचा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका को खुशी पहुंचाएगा इस वजह से कि बेटा अब अगर कोई राफेल नहीं खरीदेगा तो F-35 के बारे में बात करेगा, यानी कि अमेरिकी फाइटर जेट खरीदेगा। रूस खुश हो सकता है इस चक्कर में कि यार देखो, यूएई वालों ने उनका राफेल ना लेते हुए मेरे आदमी को, पावेल दुरोव को बचाने के लिए इस हद तक आगे बढ़ गए हैं, अगर ये चाहेंगे तो मैं भी इन्हें फाइटर जेट दे सकता हूं। दोनों लोग मन ही मन खुश रहे होंगे। लेकिन हम इस सेशन को कर रहे हैं सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई जानने के लिए क्यों? क्योंकि यह खबर कहां से आई यह जानना जरूरी है। क्या यूएई ने ऑफिशियली इस खबर को पब्लिक किया? क्या कहानी है? अब उसके सोर्स तक चलते हैं। सोर्स की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। आजकल ट्विटर का जमाना है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो को एक बार के लिए आप लोग जरूर देखें। यह वीडियो है अल जजीरा का। अल जजीरा के इस वीडियो में पढ़ते चलिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा आ रहा है कि 80 फाइटर एयरक्राफ्ट थे जिन्हें बिजनेसमैन पावेल दुरोव के गिरफ्तार होने के बाद में कैंसिल कर दिया गया। यूएई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस तरह का काम किया गया। अल जजीरा का एक वीडियो मैसेज है, यानी कि इस खबर का ओरिजिनल सोर्स अल जजीरा बता करके ये खबर इस तरह से प्रकाशित की गई थी। जब अल जजीरा का ये वीडियो बना हुआ आया जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि ये डील कैंसिल हो रही है, तो इस वीडियो को कई सारे ट्विटर हैंडल्स और टेलीग्राम पर शेयर किया गया। जैसे आपके सामने यहां पर एक टेलीग्राम चैनल, ट्विटर चैनल दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से यह डील कैंसिल हुई, और सपोर्टिंग एविडेंस में अल जजीरा का यह वीडियो लगाया हुआ है। यह केवल एक मामला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले जहां पर इस तरह की खबर लगा करके कि यूएई ने अपनी तरफ से 80 राफेल का जो मामला है वो कैंसिल कर दिया है, यह टर्की की तरफ से भी प्रकाशित किया गया। अच्छा, टर्की इन दिनों बहुत सी खबर फैलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है कि उसकी खबरें दुनिया वाले देखें, करें, क्योंकि अल जजीरा गल्फ का अखबार, न्यूज़ चैनल है, तो ये टर्की वाले भी चाहते हैं कि हमारी खबर भी फैले। तो टर्की वाले भी साहब इस खबर को प्रकाशित कर दिए। दुनिया भर में, मैं कह रहा हूं, जंगल में आग की तरह यह खबर फैलना शुरू हुई। यहां पर आप एक बड़ा हैंडल देखते हैं जो अपनी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज हमेशा देता रहता है, उसके द्वारा भी यह जानकारी दे दी गई कि साहब ऐसा पता चल रहा है। जहां तहां मिलियंस में खबर पहुंच रही है कि यूएई ने अपनी तरफ से 80 फाइटर जेट कैंसिल कर दिए, और हर जगह अल जजीरा का वीडियो रेफरेंस के अंदर लगाकर दिया गया। चलता रहा, ये सब जगह फिरता रहा कि भाई बड़ी खबर, फ्रांस और यूएई के बीच में सब संबंध टूट गए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन बनती है कि यूएई ने 20 बिलियन राफेल, ये बाय द वे अपना इंडिया का अखबार है ये, है ना, तो यहां पर ये खबर फैलती है कि भाई पूरी तरह से ये मामला हो गया वगैरह वगैरह, ये सब तरफ न्यूज फैलने लगती है। एनीवे, अब जांच शुरू होती है कि क्या वाकई में यूएई ने ऐसा कहा है या लोगों ने अपनी तरफ से खबर बना ली है। अब इस खबर को जब और भी अखबारों में देखा गया, ये भी इंडियन न्यूज चैनल, फर्स्ट पोस्ट, इन सब के अंदर जब देखा जाने लगा, मेहर के अंदर अखबार देखा जाने लगा, सब जगह खबर तलाशने लगे, तो ये तलाशने लगे कि खबर का सोर्स क्या है।
सोर्स में हर जगह अल जजीरा का वीडियो, लेकिन अल जजीरा का वीडियो तो अचानक आ नहीं गया होगा। अल जजीरा वालों ने कहां से लिया? तो बोले साहब, मतलब अल जजीरा वाला जो वीडियो है वो दुनिया तक कैसे पहुंचा? तो बोले वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा, यानी ट्विटर के थ्रू पहुंचा और टेलीग्राम के थ्रू पहुंचा। ट्विटर हैंडल्स तो दिख गए, टेलीग्राम हैंडल्स भी दिखेगा। टेलीग्राम वाले के तो मालिक ही गिरफ्तार हो रखा है। तो टेलीग्राम के बारे में भी कुछ अखबारों ने कवर किया कि हां, हमने एवीओ प्रो की तरफ से, ये वेबसाइट है रशियन वेबसाइट, जब रशियन वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो उन्होंने लॉरा रू करके कोई टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इस खबर को देखा। यानी कि इस खबर को सोर्स के रूप में या तो ट्विटर पर पाया गया या टेलीग्राम पर पाया गया, और सबने अल जजीरा का वीडियो कोट किया हुआ था। लेकिन क्या यह खबर सत्य है या असत्य है, यह जानना जरूरी है। सत्य और असत्य के लिए ट्विटर ने इस खबर को कंफर्म करना धीरे धीरे शुरू किया। नीचे लिखना शुरू किया कि यह एक फेक खबर है। ट्विटर ने आजकल टैग करना शुरू कर दिया है खबरों को, और खबरों में फेक न्यूज की तरह से इसे टैग करना शुरू हुआ। ट्विटर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के नीचे भी लिखा कि यह झूठ है। अगर आपकी यह खबर है तो यह खबर झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच के लिए इस बात को फ्रांस 24 ने बकायदा इसका पूरा तथ्य जांचने का प्रयास किया, और फ्रांस 24 ने यह जानकारी पब्लिक डोमेन में लाकर रखी कि अल जजीरा ने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं था। अल जजीरा के फॉर्मेट में वो वीडियो था ही नहीं। अल जजीरा कभी भी वीडियो में इस तरह की न्यूज़ डाले और वो अखबार में ना डाले, हो ही नहीं सकता। अर्थात इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस बात का किया कि क्या वाकई में अल जजीरा में ये खबर छपी है। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को अल जजीरा की वेबसाइट पर जाकर ढूंढा कि क्या ऐसी कोई खबर है। वहां पर कहीं कोई खबर नहीं। इनके बने हुए अल जजीरा के जितने भी वीडियोस हैं उनमें तलाशा, वहां कहीं कुछ नहीं। साथ में अल जजीरा के पास जब ये खबर नहीं मिली तो फिर सर्च शुरू हुआ कि ये तो किसी ने अपनी तरफ से वीडियो बनाकर फेक तरीके से फैला दिया है। फ्रांस के अंदर चूंकि ये बड़ी सुर्खी बन चुकी थी, जानकारी में निकलकर आने लगा कि ये तो टेलीग्राम से ही फैलाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया अगेन झूठी खबर फैलाने के लिए उपयोग में आया। सही मायने में टेलीग्राम का ही उपयोग इसके लिए किया जाता है, ट्विटर का किया जाता है, व्हाट्सएप का किया जाता है। यही देशों की सबसे बड़ी चुनौती है कि भैया खबरें झूठी हैं और उनको कैसे रोकें, इसके लिए ही हर सरकार परेशान है। अब आप सोचकर देखिए कि ऐसी खबर मार्केट में है कि उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। अब ऐसी खबर अगर मार्केट में चल रही है तो इससे दो देशों के बीच के रिलेशंस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, यह विचारणीय है। लेकिन हां, इसके बारे में लोगों ने जांचना शुरू किया कि इस वीडियो में भी क्या कमी छोड़ दी। तो अल जजीरा के वीडियोस को लोगों ने जब देखा तो पहली चीज तो यह ऑब्जर्व की कि जब भी इनके कुछ वीडियोस आते हैं तो बाकायदा वो उसके ऊपर टैग करते हैं कि वो वीडियो कहां का है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो चलाकर दिखाता हूं। यहां पर डेट लिखी हुई होती है, साथ ही साथ ये प्रयास करते हैं कि उसके ऊपर जगह मेंशन करें। जैसे यहां पर देखिए रेड सी करके मेंशन किया है, डेट मेंशन किया है, जबकि इस वीडियो पर कोई डेट और जगह मेंशन नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, अल जजीरा जब भी कोई वीडियो बनाता है तो उस वीडियो को बनाने के बाद में अपनी तरफ से कोई क्रेडिट नहीं मांगता कि इसे शेयर करो, इसे जांचो, इसे रखो, ऐसा कुछ नहीं कहता। इन्होंने बकायदा जो वीडियो बनाया उसके अंत में, मतलब एक तरह से ये सोचिए कि जिस एडिटर ने ये वीडियो बनाया बढ़िया, हूबहू अल जजीरा टाइप का ही लगा, वही म्यूजिक, वही सब तरीका, वही फॉन्ट, वही स्टाइल, बिल्कुल उसी तरीके से सब लिखा। अल जजीरा का लोगो भी लगाया, लेकिन एडिटर से गलती हो गई एक माइनर सी कि वो लोकेशन मेंशन करना भूल गया और एंड में वो अल जजीरा का प्रमोशन कर दिया। अल जजीरा खुद का प्रमोशन नहीं करता है, दुनिया ही कर लेती है। ऐसे में खबर को पकड़ा गया कि यह फेक न्यूज है। आप विचार कीजिए कि फेक न्यूज की दुनिया कितनी बड़ी है, और इस फेक न्यूज की दुनिया में बड़े संदेश वाहक टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे ये इंटरमीडियरीज हैं जिन पर सरकारें इन दिनों सख्त हो रखी हैं। बाकी आपकी क्या राय है फेक दुनिया के इस संसार में? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। फिलहाल के लिए टेलीग्राम के फाउंडर पर जांच के लिए अभी उन्हें कोर्ट के सामने रख दिया गया है। अब आगे चल करके जज तय करेंगे, इन्वेस्टिगेटिव जज, कि उनके ऊपर यह आपराधिक जांच चले अथवा नहीं चले। अभी 29 अगस्त तक तो ये कस्टडी में थे, उसके बाद का अपडेट नहीं है। लेकिन रशिया का जरूर बयान है और उनका कहना है कि टेलीग्राम की सत्यता है, यही कारण है कि फ्रांस वालों ने उसे गिरफ्तार
गिरफ्तार किया हुआ है। अगर वो फेक होता तो उसे गिरफ्तार ये लोग नहीं किए होते। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई हो, और अगर है तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथियों, एक बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए और है साझा करने के लिए। आपका अगर कोई भी जानने वाला मित्र एसएससी की तैयारी कर रहा है तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर हमने एसएससी के टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कीमत में लॉन्च कर दिए हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एसएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तमाम प्रकार के एग्जाम्स हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर पूरे 1 साल के लिए तमाम नंबर्स ऑफ टेस्ट के साथ उपलब्ध करा दी है। तमाम एग्जाम्स, सीजीएल हो, एमटीएस हो, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यहां पर नंबर्स ऑफ टेस्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें 30 मॉक टेस्ट हैं, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 28 ईयर वाइज आपके पीवाईपी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, 60 से अधिक करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर। करने के लिए क्या करना होगा, आप अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है उसे ओपन करें। वहां जाकर के नेविगेशन बार में टेस्ट सीरीज पोर्शन पर जाएं। टेस्ट सीरीज में आप जब पहुंचेंगे तो वहां आपको एसएससी लिखा मिलेगा। एसएससी में जाकर के आप अपने लिए मॉक टेस्ट जो फ्री टेस्ट हैं उन्हें एक बार करके देख लें। अगर आपको लगता है कि टेस्ट का प्लेटफॉर्म और आपका जो फेस है वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे एक्सेस करें, और पूरी 1 साल की वैलिडिटी बहुत ही नॉमिनल कीमत में एक्सेस करके उसका उपयोग करें। इसी के साथ साथ हमने एसएससी के अंदर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की हैं, इनके अतिरिक्त भी हमने आप लोगों के लिए और भी बहुत सी टेस्ट सीरीज वहां लॉन्च की हुई हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल भी हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे एप्लीकेशन पर हमारे जीए फाउंडेशन के रिकॉर्डेड बैच, आरएएस के रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं। तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर 7 दिन के अंदर 3000 से अधिक पेजेस के नोट्स 4 बढ़िया सब्जेक्ट्स के जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाए जाते हैं वो भी आपके घर पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। कोई क्वेरी कमेंट अगर है तो प्लीज बताएं। प्रियांशु लिख रहे हैं सर आपका मोटापा दोबारा बढ़ रहा है। भाई बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि आपके आरएनए को तैयार करते समय 1 मिनट भी चलने की और हिलने की हिम्मत नहीं होती है। सुबह सुबह 4 घंटे की सिटिंग होती है, उसके बाद जाके आपका इतना कंटेंट तैयार होता है कि आपके सामने बैठ करके 1.5 से 2 घंटे खड़ा होकर बोला जा सके। आरएनए बहुत कुछ सेक्रीफाइस लेता है, बहुत हिम्मत के बाद में। मतलब मेरा अब तक का आरएनए के साथ जो नाराज़गी रही है वो यही है कि इसने मेरा समय खा लिया है। कई बार सोचता हूँ कि उठ करके पढ़ते पढ़ते चलने लगें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो हमारा शरीर जो है ना वो इस समय कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सेहत को समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, तो कर ही रहे हैं, करेंगे लेकिन इसके साथ भी। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये साथियों खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, क्योंकि उसने हमें इनवाइट भेजा है। किन्हें? प्रधानमंत्री को इनविटेशन भेजा है। पीएम मोदी को बुलाया गया है कि सर आइए हमारे देश। खबर बनती है, पाकिस्तान फॉर्मली इनवाइट्स पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड एससीओ। एक मीटिंग जो एससीओ की होने वाली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जाएंगे के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल, इसलिए क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान का रवैया रहा है भारत को लेकर, तमाम आतंकियों की घुसपैठ जो भारत में देखी गई, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती आतंकी घटनाएं जिनका एकमात्र सोर्स पाकिस्तान, उस बीच में क्या भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल,
एससीओ मीटिंग है तो उसमें पुतिन भी बुलाए जाएंगे, तो क्या पुतिन जाएंगे? और अगर जाएंगे तो बाइडेन खुश हो पाएंगे कि हाँ भैया पाकिस्तान वालों पुतिन को बुला लिए हो? ऐसा इसलिए क्योंकि G20 में जब अमेरिका था तो उस समय पुतिन नहीं थे। तो बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, एससीओ की मीटिंग है तो क्या ईरान जाएगा? क्या ईरान वाले क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रपति रईसी गए थे, उनके साथ जो हुआ वो जगजाहिर है। तो क्या इतनी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की स्थिति में जो पजेश्कियन नए राष्ट्रपति बने हैं वो जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। तो अल्टीमेटली सवाल ये है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो पाएगा? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में होने वाली है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है, तो क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या फिर और नेता जाएंगे? इसी के साथ में आज का यह सेशन आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से यह न्यूज आपको दिखती है कि 8th सेशन ऑफ पाकिस्तान, कहा गया 8th सेशन ऑफ पाकिस्तान ओमान, ये तो खैर नहीं है, यह खबर है पाकिस्तान इनवाइट्स इंडियाज मोदी एससीओ मीटिंग इन इस्लामाबाद। यह कल के पाकिस्तान के अखबार में छपी हुई सुर्खी है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से इनवाइट भेज दिया है। और इस इनवाइट के साथ साथ बड़े सवाल ये बनते हैं कि ये मीटिंग चूंकि एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग है, बहुत सारे देश यहां पर एकत्रित होंगे। यहां पर केवल पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान तो एक होस्ट कंट्री है, यहां पर 10 तो मेंबर नेशंस हैं जिनको इनवाइट किया जाएगा। तो क्या सभी नेशंस यहां पर इकट्ठे होंगे? तो बढ़े इससे आगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि एससीओ होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चाइना और रशिया ने पहले शुरुआत की कि हम लोग इस पूरे क्षेत्र में, जो यूरेशियन क्षेत्र है, यहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस को लेकर क्या कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसी को लेकर शुरू हुई इन लोगों की बातचीत में सबसे पहले जून 2001 के अंदर एससीओ की स्थापना हुई, जिसमें शुरुआत में 5 बड़े देश चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान साझा हुए। यहां पर जो पावरफुल कंट्री थे वो रशिया और चाइना ही थे, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी मुल्कों को साथ में रखते हुए एक संगठन बनाना था। ऐसे में एससीओ का संगठन बना और इन्होंने हर साल मीटिंग करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे यह संगठन बड़ा होता चला गया। एक एग्रीमेंट जो 1996 में तैयार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर देश बढ़ते चले गए। आज अगर आप देखें तो बड़ी संख्या यहां पर उन देशों की है जो एशिया में है, और साथ में एशिया लगभग अपनी 40% दुनिया की आबादी को लेकर इस संगठन का हिस्सा है। अगर आज की स्थिति में हम देखें तो यहां लगभग 40 से 42% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, जो कि 32% दुनिया की जीडीपी को मेंटेन करती है। आज यहां पर 5 से बढ़कर 10 देश मेंबर कंट्री बन चुके हैं, जिनमें मेंबर कंट्रीज में जो शुरुआत में नहीं थे, बाद में जुड़े, उनमें भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े हुए कंट्री, और उसके बाद बेलारूस और ईरान बाद में जुड़े हुए कंट्री हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इसका गठन हुआ तब उज्बेकिस्तान भी इनके साथ था। वर्तमान में अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर 10 देश हैं। बेलारूस इसके अंदर अभी इस साल की नई एंट्री है। ईरान पिछले साल की नई एंट्री है, जो यहां पर एज ए मेंबर कंट्री एंट्री लिया है। मतलब कुल मिलाकर के अब 10 देशों का यह एक संगठन बन चुका है। ईरान पिछले साल की एंट्री थी, बेलारूस इस साल की एंट्री है। 10 देशों के साथ में यह सहयोग संगठन अब चलना शुरू हो चुका है। 2001 के अंदर जहां 6 देशों के साथ शुरू हुआ यह संगठन था, यहां पर 2017 में भारत और पाकिस्तान को ऑफिशियली एज ए मेंबर ज्वाइन कराया गया था। बेलारूस 2024 में जुड़ा। 2023 के अंदर यहां पर परमानेंट मेंबर के रूप में ईरान ने एंट्री की थी। सऊदी अरेबिया भी, कतर भी, इजिप्ट भी यहां पर जुड़ने के लिए अब लाइन में लगे हुए हैं। ईरान का ज्वाइन करना 2023 की खबर में आपको दिखाई दे जाता है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बधाई भी दी जाती है। साथ ही साथ बेलारूस को भी फुल मेंबरशिप का इनविटेशन दिया जाता है। जुलाई 2024 के अंदर बेलारूस भी इस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। यहां पर सुर्खियां हैं जो आपके सामने हैं। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, यहां आप एक खबर देखते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान, यहां का अखबार अस्ताना टाइम्स, और इस अस्ताना टाइम्स की खबर है कि यहां इसी साल एससीओ की समिट होती है, इसी साल आयोजित की जा चुकी है। जब भारत में संसद का प्रथम सत्र चलना शुरू हुआ था, उस समय पर अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग थी। उस मीटिंग में
सारे राष्ट्र अध्यक्ष एकत्रित हुए थे और जो नहीं जा पाए उनके विदेश मंत्री, जैसे भारत की तरफ से जयशंकर साहब वहां गए थे। जुलाई में ही ये बैठक हुई और अब अक्टूबर में फिर से बैठक हो रही है और उसके अंदर राष्ट्र अध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब ये साल में कितने बार राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं, यही सवाल आपको समझना है। इसके लिए आपको समझना होगा कि एससीओ दो प्रकार की मीटिंग्स बुलाता है। दो प्रकार की मीटिंग्स में एक मीटिंग होती है हेड ऑफ स्टेट्स की और एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग थी वो जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अंदर अस्ताना में आयोजित की गई और हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है वो 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पर हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग को अलग बुलाया जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग को अलग बुलाया जाता है। स्टेट का मतलब यहां पर किसी राज्य से नहीं है कि भाई भारत के अंदर 28 राज्य हैं तो सबको बुला लिया जाए, नहीं, इंडिया को एज ए स्टेट ही काउंट किया जा रहा है। लेकिन यहां के मायने में हल्का सा अंतर है, शब्द दोनों एकदम एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि दोनों बातें एक ही तो हैं, हेड ऑफ स्टेट को बुलाओ या हेड ऑफ गवर्नमेंट को, लेकिन माइनर सा अंतर है। यहां जब हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो एससीओ आगे कैसे बढ़ेगा इस पर चर्चा होती है और हेड ऑफ गवर्नमेंट की जब चर्चा होती है तो बात इस पर होती है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों में ये बारीक सा अंतर है। एक ही साल में ये दोनों बैठकें आयोजित आपके सामने हो रही हैं। 24 में ये भी हुई है, 24 में ये भी हो रही है। इस तरह से इन बैठकों का आयोजन सामान्यतया होता हर साल है। संभवतया इस बात को आप समझ पाएं। पिछले साल भारत में भी बैठक आयोजित की गई थी गोवा के अंदर, जब पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भारत में भेजा था। अगर आप यहां पर देखें तो भारत के अंदर पिछली साल 2023 में हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक हुई थी 4 जुलाई 2023 को और हेड ऑफ स्टेट की इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री भारत आए थे। तो यहां पर हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट इन दोनों की बैठकें होती हैं। फिलहाल हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक पाकिस्तान में होने वाली है। दोनों में ही सामान्यतया देश के राष्ट्र अध्यक्ष जाते हैं और राष्ट्र अध्यक्ष जाकर एजेंडे अलग अलग रखते हैं और वहां पर अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। उम्मीद है कि आपको यह वाली बात समझ में आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां जाएंगे अथवा नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से पिछली बार देश के प्रधानमंत्री वर्ष 2015 में एक सरप्राइज विजिट में गए थे, जब नवाज शरीफ के घर में एक फंक्शन था। बिना बुलाए भारत के प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना दुनिया के लिए बड़ा शॉकिंग था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल होने के लिए जा सकते हैं जब उन्हें ऑफिशियली बुलाया जा रहा है। याद रहे कि 3 और 4 तारीख जुलाई में हुए कजाकिस्तान की समिट में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे। कारण था भारत के नए संसद सत्र की शुरुआत हुई थी और उसमें मतलब सरकार के लीडर के रूप में प्रधानमंत्री उपस्थित थे। ऐसे में एस जयशंकर साहब जाकर अस्ताना में मीटिंग एससीओ की ज्वाइन कर आए थे जब हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग थी और वहां पहुंच करके अपना पक्ष रख कर आए थे। ऐसे में अब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, जिस समय पाकिस्तान बुला भी रहा है, तो क्या भारत की तरफ से कोई एक्शन होगा? ऐसे में इसकी संभावना बड़ी कम लगती है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में खटास है, साथ ही साथ भारत लगातार आतंकी हमलों के लिए एक ही लाइन बोलता है, जब तक पाकिस्तान आतंक खत्म नहीं करेगा दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिर कैसे साझा हो पाएगा। तो कहा जा रहा है जैसे पाकिस्तान पिछले साल गोवा में अपने विदेश मंत्री को भेजे थे, जो यहां आकर के कश्मीर का ही राग अलाप कर चले गए थे, जिन्हें एस जयशंकर साहब ने उन्हीं की भाषा में बड़ा अच्छे से समझा के भेजा था और कहा था कि आतंक के स्पोक पर्सन आकर हमारे देश में ज्ञान ना दें। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो खटास है वो दुनिया के सामने आई थी और जयशंकर साहब ने इनके विदेश मंत्री को बढ़िया से सुनाकर वापस रवाना कर दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी बड़ा ट्रोल किया गया था इनके विदेश मंत्री को कि ये गए थे वहां पर समझदारी की बात करने, लेकिन पाकिस्तानियों की बेइज्जती कराकर चले आए।
इस विषय पर अब क्या भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे अथवा नहीं, यह सरकार का फैसला होगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि यह एक इंटरनेशनल इवेंट है, ऐसे में संभव है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर चले जाएं। हालांकि भारत आतंक की घटनाओं पर पाकिस्तान को हमेशा घसीटता रहा है, चाहे भारत की क्रिकेट टीम हो या भारत के डिप्लोमेट्स हो, इन्हें पाकिस्तान से जाने से रोका जाता रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का जाना बड़ा सवाल रखता है। इसी के साथ साथ भारत के और भी तरह के अन्य देश जो कि भारत के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रीच है, उसे देखते हुए भी एक बड़ा सवाल बनता है कि भारत दुनिया में शांति की बात करता है। भारत को लेकर के दुनिया ये मानती है कि यदि ये गया तो वहां जाकर शांति की बात कर सकता है। ऐसे में अमेरिका इस विषय पर क्या मानेगा कि अगर पाकिस्तान पुतिन को इनवाइट कर ले, जो पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के कहे अनुसार चल रहा है, तो क्या वो पुतिन को इनवाइट करने का रिस्क लेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। ठीक है, पुतिन को लेकर के शहबाज शरीफ बाइडेन का गुस्सा मोल लेंगे अथवा नहीं, ये दूसरी बड़ी सुर्खी है जो इन दिनों बनी हुई है। संभव है कि रशिया की तरफ से भी रशिया के विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे, जस्ट लाइक भारत के विदेश मंत्री। तीसरा सवाल रहता है कि क्या पुतिन के बाद में ईरान वाले प्रेसिडेंट, जैसे ईरान के प्रेसिडेंट राइसी कुछ समय पूर्व पाकिस्तान आए थे, तो क्या अब नए जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान आएंगे? क्यों सवाल ये उठाया जा रहा है? क्योंकि ईरान में इन दिनों बड़ा ही टर्मोइल है, बड़ी अस्थिरता है, क्योंकि इजराइल को लेकर ईरान के संबंधों में जिस तरह की खटास है, ऐसे में पेजेश्कियन देश छोड़कर बाहर निकलते हैं या नहीं, ये ईरान की भी बड़ी डिप्लोमेसी होगी। देखना होगा कि पाकिस्तान कितने अच्छे से अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को अपने पास बुलाने में कामयाब होता है। संभव है कि बहुत से राष्ट्राध्यक्ष यहां पर वर्चुअली जुड़ जाएं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भी कनेक्ट हो जाएं। बाकी आपको क्या लगता है, जरूर अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर राय रखें। बाकी हमारे जो साथी चैनल पर हमें सुन रहे हैं, अगर उनको अपने किसी साथी को रिकमेंड करना है तो हमारी टेस्ट सीरीज एसएससी के लिए रिकमेंड करें। हमारे वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस इनके लिए टेस्ट सीरीज पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, लगभग 100 से अधिक टेस्टों के साथ, 1 साल की वैलिडिटी और बहुत ही नॉमिनल कीमत पर लॉन्च की गई है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। उन रिकॉर्डेड बैचेस को आप साल भर की वैलिडिटी के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक्सेस करें। वेबसाइट है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके सामने उपलब्ध हैं। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो कृपया करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर बांग्लादेश से है, और बांग्लादेश से खबर बहुत दिनों से बड़ी ही चल रही हैं। जब से शेख हसीना भारत पधारी हैं, शेख हसीना का भारत आना भारत के प्रति उनके सकारात्मक रवैये को तो दर्शाता है, लेकिन उनके देश में जो लोग शेख हसीना से नाराज हैं या उनसे जो दुश्मनी रखते हैं, उनकी वजह से वो भारत से भी दुश्मनी रख रहे हैं। वर्तमान में अंतरिम सरकार के अंदर ये नोबल शास्त्री सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सूचना है कि वो इनके माध्यम से भारत विरोध में बहुत सारे काम करा ले जा रहे हैं। ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि शेख हसीना को जहां एक और बांग्लादेश में डिमांड किया जा रहा है कि उन्हें वापस भेजो, उनके ऊपर हमें केस चलाना है, वहीं शेख हसीना के भारत होने के कारण बांग्लादेश में बहुत ज्यादा भारत विरोधी सेंटिमेंट्स उभर रहा है। भारत विरोधी सेंटिमेंट्स के साथ साथ बड़ा सवाल यह बन रहा है कि क्या भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को हैंडओवर कर देगा?
साथ ही साथ बांग्लादेशियों का कहना यह है कि शेख हसीना मोदी जी के साथ मिलकर के बांध का गेट खोलकर बांग्लादेशियों को पानी में बहा रही हैं। सोशल मीडिया पर गजब तरीके से भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का माहौल किया जा रहा है। ऐसे में क्या ये अकेला कर लेगा, बड़ा सवाल है। ऐसे में इनका जो पापा जी है वो खुश है, नाम है उसका पाकिस्तान। क्यों खुश है? क्योंकि कभी भाई बांग्लादेश तो हमारा एक तरह से पोता हुआ, बांग्लादेश बना पाकिस्तान से है, बेटा हमारा पाकिस्तान है। तो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश का प्रेम इन दिनों बढ़ता दिख रहा है। असल मायने में तो कभी ये एक ही हुआ करते थे, जैसे भारत और पाकिस्तान कभी एक हुआ करते थे। लेकिन वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान दो भागों में बना। एक पूर्वी पाकिस्तान बना जो कि आज बांग्लादेश है, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बना जो आज पाकिस्तान है। ऐसे में 1971 में इस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में भी बंटवारा हुआ और ये नया देश बांग्लादेश बन गया। अब आज भारत के साथ चल रहे इस खटास का फायदा पाकिस्तान लेने का प्रयास कर रहा है, याद दिला रहा है, आप तो पुराने वाले अपने ही हैं। अरे अपन तो एक ही मोटिवेशन से बने थे, अपन दोनों का तो संयुक्त शत्रु भारत ही था। अब आप लोग शेख हसीना को समझ ही गए होंगे, किस तरह से वो भारत के द्वारा बिठाई गई थी आपके देश को तोड़ने के लिए। ये सब एक सोची समझी रणनीति थी। समझो कि हम तो पाकिस्तान ही हैं, हम लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया था, आप लोग अलग देश हो गए। पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा विचार बांग्लादेशियों में आ गया है कि वो पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहे हैं। खबर है कि बांग्लादेश डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए गोला बारूद पाकिस्तान से मंगा रहा है। अब भैया गोला बारूद मंगाओगे तो इस्तेमाल कहां करोगे? कारण यह है कि इसको चारों तरफ से तो भारत ने ही घेर के रखा हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा हिस्सा बंगाल की खाड़ी का बचता है जहां से केवल व्यापार होता है। अगर आपको गोला बारूद की जरूरत पड़ रही है तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की शह से गोला बारूद मंगाकर भारत पर उपयोग करने का विचार कर रहा है क्या? इसीलिए यह खबर बड़ी बनती है कि क्या पाकिस्तान के साथ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इन दिनों डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए आर्टिलरी एमुनिशन पाकिस्तान से ले रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में जो पार्टी बांग्लादेश में हुआ करती थी, जिन पर शेख हसीना ने बैन लगा रखा था, जिनमें से एक का नाम जमात-ए इस्लामी है, उस पर से बैन हटा दिया गया है। मतलब बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पहला तो इनसे गोला बारूद मंगा रही है, दूसरा जो बांग्लादेश में पाकिस्तान के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी उनसे बैन हटाया जा रहा है, और ये पार्टियां भारत के विरोध में हुआ करती थी। स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना था तो स्वाभाविक है कि वो पाकिस्तान की समर्थक रही होंगी। तो पाकिस्तान के समर्थन के कारण उन्हें अब उनके ऊपर से बैन हटाया जा रहा है। ऐसा डेवलपमेंट वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है जो कि इस समय सुर्खी बना हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बैन उठा देती है जमात-ए-इस्लामी पार्टी से, तो भैया इन नोबल शास्त्री का जो काम है वो अर्थव्यवस्था को या देश को स्थिरता देना ना होकर के किन्हीं अन्य देशों के मातहतों की पालना है। और ऐसे में ये देखना जरूरी है कि क्या वर्तमान में हमारा पड़ोसी देश वापस से हमारी उस पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा जो हमने 1971 के अंदर की थी। हालांकि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास तो भाई करेगा ही, क्योंकि उसका अपना जो था, जो उसके साथ अलग हो गया था, और तो और दोनों ही एक जैसी विचारधारा के थे, दोनों ही इस्लामिक कट्टरपंथ को अपनाए थे, राष्ट्र को अपनाए थे कि धर्म हमारे देश का इस्लाम होगा, एक जैसे मूड को लेकर के, देश विरोधी भाव को लेकर बने थे। खूब सारे दंगे हुए थे उस बंगाल में भी जब दोनों देश अलग हुए थे, लेकिन उसके बाद भारत के साथ उनका प्रेम इसलिए बढ़ा क्योंकि बंगाली मुसलमानों पर पंजाबी पाकिस्तानियों ने या पंजाबी मुसलमानों ने बहुत यातनाएं दी, उनको खूब डिस्क्रिमिनेट किया, उन्हें यह हीनता फील कराई कि आप सब लोग छोटे छोटे से होते हैं, दिखने में काले होते हैं, बंगाली मुसलमान थोड़ी होते हैं, ये तो कन्वर्ट होकर बने हुए लोग होते हैं, असली मुसलमान तो हम ही हैं। ये गुरूर हमें ही यानी पाकिस्तानियों को ही मिला है। वास्तविकता में तो
पाकिस्तान में भी इस्लाम का ही आगमन बाहर के आक्रांताओं से हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी गजनी, बाबर इनको अपना आइडियल मानते हैं। ये मानते हैं कि पता नहीं गजनी इनके ही देश से हुआ करते थे, जबकि वो भी इनके देश में आक्रांता बनकर ही आए थे। असल में भारत में ही तो आए थे आक्रांता बनकर के, हिंद कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करके। लेकिन हाँ, ये फिर भी उस प्राउड को ओढ़ते हैं कि हम तो सीधे अफगानियों की संतानें हैं, तुम तो आगे चलकर हमसे इंस्पायर्ड होकर बने हुए हो। ऐसे में लेकिन फिर भी इनको कहा जा रहा है कि नहीं देखो, इस्लाम तो कॉमन फैक्टर है ना, आओ फिर से मिलते हैं और मिलकर के फिर से हम लोग इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं जिनके खिलाफ हम बने थे। ऐसा प्यार हाल ही में शहबाज शरीफ के ट्वीट्स में भी दिखा है। और चूंकि बंगाल में, बांग्लादेश में हुई जो हाल ही की हिंसा है या हाल ही की जो घटना है, उसका अमेरिका के साथ सीधा संबंध आपको समझ में आता है। और जब अमेरिका के साथ संबंध समझ में आता है तो यह भी समझ में आता है कि भाई साहब, इन दिनों शहबाज शरीफ खुद अमेरिका की पपेट हैं, तो क्या अमेरिका इन दोनों को नजदीक ला रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पर ये अपनी तरफ से बड़े खुश दिखते हैं मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कि बड़ा अच्छा लगा कि आप आ गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने उस समय पर भी जले पे नमक छिड़का जब बांग्लादेशियों को भारत नल खोल के बहा रहा था। आपको याद होगा ना, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर गजब माहौल बना हुआ था बांग्लादेशियों का कि साहब, भारत के एक डैम के खोलने से, जो त्रिपुरा में डैम है उसके खोलने से बंगाल में बाढ़ आ गई है। बांग्लादेशियों का जो ये गुस्सा था उस पर भी इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं कि बहुत से लोगों की बांग्लादेश के अंदर बाढ़ में जाकर जान चली गई है। इस तरह की जो खबरें इन लोगों की तरफ से आ रही थी, ये दर्शाता है कि ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बांग्लादेशियों को यह याद दिलाने के लिए कि अरे तुम्हारे बाप तो हम ही हैं। और ऐसे में हम लोग भी इनको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि तुम भी हमारे बेटे ही हो। खैर, इस बाप बेटे के बार्टर सिस्टम में फिलहाल हमें अपने हितों का ख्याल रखते हुए यह समझना होगा कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो मोहम्मद यूनुस को अपनी तरफ से 40,000 राउंड एमोन्यूशन, टैंक एमोन्यूशन 2000 क्वांटिटी, 40 टन ऑफ आरडीएस एक्सप्लोजिव और 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स देने जा रहा है। इतना सारा असले का बांग्लादेश करेगा क्या? बम गोले बना करके किससे लड़ेगा? यह हमारी चिंता है, क्योंकि है तो हमारे ही पड़ोस में। ऐसे में पाकिस्तान के इस मोहम्मद यूनुस नामक नोबल शास्त्री से, जो वर्तमान में अंतरिम सरकार चला रहे हैं, इनके साथ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात का होना यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रेम कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ रहा है। इतना ही नहीं, चाइनीज एम्बेसडर का भी इनसे मिल जाना यह भी दर्शाता है। जमात ए इस्लामी, जो कि बांग्लादेश की वो राजनीतिक पार्टी है जो पाकिस्तान समर्थन के कारण शेख हसीना के द्वारा बैन थी, ये वो पार्टी है जो छात्र आंदोलनों को भड़काने के कारण शेख हसीना द्वारा बैन की गई थी, उसके ऊपर से बैन का हट जाना ये एक बड़ी सुर्खी बनता है। ऐसे में देखने योग्य बात यह होगी कि जिस पार्टी पर शेख हसीना ने बैन इसलिए लगाया था कि यह भारत विरोधी हरकत करती है, या फिर यह छात्रों को भड़का के शेख हसीना को गिराने का प्रयास करती है, पाकिस्तान के समर्थन में कार्य करती है, उस पर से वहां की सरकार के द्वारा बैन हटाना यह दर्शाता है कि यहां पर हालात भारत के विरोध में और आगे बढ़ने वाले हैं। जमात ए इस्लामी आज की नहीं, 1941 की पार्टी है। शुरू में यह भारत की समर्थक हुआ करती थी, जब भारत के साथ अलग नहीं हुए थे। धीरे धीरे मुस्लिम लीग के प्रति इनका समर्थन बढ़ने लगा था। हालांकि इनका कहना यह है कि हम भारत के साथ अच्छे संपर्क चाहते हैं, हार्मोनियस बिहेवियर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत हमारे आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर ना करे। ऐसा हो नहीं सकता, ये इनकी गलतफहमी है। ऐसे में भारत क्या करेगा, भारत इनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करेगा, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि इस समय जब शेख हसीना भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में थी, भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों को बरकरार रख रही थी, उस समय शेख हसीना का चाइना के साथ जो व्यवहार था वो जगजाहिर था। अपनी यात्रा को एक दिन कम करके शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट आई थी। साथ ही साथ अभी मोहम्मद यूनुस इसी मामले को वापस कैच कर रहे हैं कि देखो, बांग्लादेश में जब शेख हसीना थी तो भारत के समर्थन में थी, तो क्यों ना हम चाइना को अपने यहां बुलाएं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने चाइना से कहा है कि साहब, सोलर फैक्ट्री अपनी वाली बांग्लादेश में ही लगा दो, हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। ऐसे में चाइना की तरफ से भी डेलीगेट आता है और वो मोहम्मद यूनुस से मिलता है। यह दर्शाता है कि चाइना पाकिस्तान इन दिनों इनके बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। पर हां, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है। भारत भी अपने हितों का ख्याल रखने में कायम है और
सक्षम भी है। ऐसे में इनके साथ भविष्य में क्या होगा, भारत की विदेश नीति कैसे इनको आगे लेकर बढ़ेगी, नेबर्स को भारत कैसे हैंडल करेगा, ये आने वाले समय में बड़ा लेसन बनकर आएगा। फिलहाल के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि इनका जो टेन्योर है उसी को आगे बढ़ाने के बारे में यहाँ के लोग विचार कर रहे हैं कि चुनाव थोड़ा रुक के करा लेंगे, अभी आप ही सत्ता को संभालिए और चीज़ों को मेंटेन करिए। ठीक है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी हमारे तमाम साथियों को फिर एक बार याद दिला दूं कि एसएससी की लगभग 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमारे वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर लॉन्च कर दी गई है, जिसे जाकर बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं है। हमारे एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिन्हें चाहिए साल भर की वैलिडिटी से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें आप 7 दिन के अंदर 3000 पेजेस से अधिक हैंड रिटन नोट्स मटेरियल घर पर आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी कमेंट अथवा क्वेरी हो तो प्लीज बताएं। आज बहुत से लोग 11 बजे के इंतजार में होंगे और मुझे लगता है 11 बजे तक हमारा सेशन ही खत्म हो जाएगा। कभी कभी मुझे भी सरप्राइज देने दिया करो। बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक मधुर संबंध दिखाई दिया है। मधुर संबंध कैसे? भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री अमेरिका जाकर आए हैं। कब जा आए, क्यों जा आए, हमको पता क्यों नहीं चला? हमारी तरफ से तो जानकारी यही थी कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के कहने पर यूक्रेन गए हैं। यूक्रेन जा आए, उसके बाद कोई अपडेट है क्या? हाँ भाई, भारत के प्रधानमंत्री ने फोन करके बाइडेन को कहा है कि हाँ, शांति करवाने गए थे, कह आए हैं। बाइडेन बोले धन्यवाद, आपके शांति के प्रयास को हम महत्व देते हैं। कम से कम पुतिन को भी कहिए कि शांति रखें। ओके सर, अभी कहते हैं। पुतिन भैया शांति रखिए, मेरा आने का मकसद यही था। ये कुल मिलाकर के तो भारत के प्रधानमंत्री की दो महाशक्तियों को संतुलन में रखने की कोशिशें हैं। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री रेगुलर 2+2 वार्ता के तहत भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सामान्यतया हर साल अल्टरनेट तरीके से कभी भारत तो कभी अमेरिका में मुलाकात करते हैं। इस मिनिस्टीरियल मीटिंग को 2+2 वार्ता कहा जाता है। ऐसे में भारत के डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन, जो कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलने के लिए अमेरिका गए थे और वहां जाकर के दो बढ़िया एग्रीमेंट करके आए। उनमें से एक एग्रीमेंट था सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट का और दूसरा था हमारे अपने अधिकारी का एज ए लाइजन ऑफिसर बनाकर अमेरिकी कमांड पर उपस्थित रखने का। यानी कि भारतीय सेना का अधिकारी उनके कमांड पर अब ऑफिशियली तैनात रहेगा, ताकि उनके कमांड्स को भारत का जो स्टैंड है वो तत्काल प्रभाव से बताया जा सके। इस तरह की रक्षा विजिट और उस रक्षा विजिट में इस तरह के अहम फैसले भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाते हैं। लेकिन ये भारत का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध क्या हमें दो महाशक्तियों के बीच में संतुलन को दर्शाता हुआ नहीं दिखता? मतलब कहने का यह है कि भारत जहां एक और रूस को निर्यात और आयात के मामले में साध रहा है, तेल परचेज और वेपन के लिए साध रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से दुनिया को अमेरिका के कहने पर यूक्रेन की यात्रा, अमेरिका के पक्ष में एग्रीमेंट लेता हुआ भारत यही दिखा रहा है कि फिलहाल भारत दोनों कंट्रीज को साथ साथ लेकर चलने की कवायद कर रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का पुतिन के साथ मिलना जब पहली बड़ी सुर्खी बना था, उसके बाद में मोदी जी को मिले सम्मान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आना भी बहुत पब्लिक में चर्चा का विषय बना था। आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जब रूस की यात्रा पर गए थे तो उन्हें वहां का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। और ऐसे में उस सर्वोच्च सम्मान के बाद प्रधानमंत्री की ऑफिशियल विजिट के बाद में
पुतिन के साथ जो हग करने का इंसिडेंट था, उन्हें गले लगाने का इंसिडेंट था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री पुतिन के गले लग रहे थे, गले मिल रहे थे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थे, उसी समय पर रूस ने यूक्रेन के एक अस्पताल पर हमला करके कुछ बच्चों को मार डाला था, जिस पर भारत की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया सेम डे आई थी। साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा भी भारत को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि यदि आपने रूस के साथ में कोई भी व्यापारिक समझौता रखा, अगर आपने इनके साथ में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं अगर वो नहीं तोड़े, तो हम आपके ऊपर एक तरह का बैन लगा देंगे, आपको एक तरह से हम रोक देंगे। इस तरह की अमेरिकी धमकी हमें रशिया की यात्रा के बाद आई थी। भारत पुतिन से भी मिलकर आए, यानी पीएम मोदी पुतिन से भी मिलकर आए, इस पर अपना स्टैंड भी दुनिया के सामने रख दिया कि हम अपने पुराने मित्रों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके साथ मिलकर आए, साथ में जो इतने दिनों से, यानी कि कोरोना से पहले से और 2024 के बीच में जो हम रशिया के साथ या पुतिन के साथ नहीं मिल रहे थे, उस स्टैंड को भी कायम रखा, क्योंकि हम अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन की भी यात्रा पर जाकर आए। हमारी ये दोनों यात्राएं दर्शाती हैं कि भारत दोनों का ही सहयोगी है, और इसको हमने ये कहते हुए सिद्ध भी किया कि हमको दोनों ही देश बुला रहे थे। रूस भी बुला रहा था और यूक्रेन भी बुला रहा था। भारत की भूमिका दोनों देशों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका हो सकती है। ये इस बार भी सिद्ध हुआ जब यूक्रेन ने प्रधानमंत्री से कहा कि अगली पीस समिट हम लोगों के बीच में शांति स्थापित करने की भारत में आयोजित करवाने का आप कष्ट करें। यथार्थ भारत और यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति आपके देश में स्थापित होने का प्रस्ताव लाया जाए तो इस पर बहुत बेहतरी होगी। तो एक तरह से भारत दुनिया के सामने जिस स्टैंड को लेकर आगे बढ़ा, उसमें वो रूस के साथ भी दिखा तो यूक्रेन के साथ भी दिखा। ये दो महाशक्तियों को बैलेंस करने की भारत की नीति है, जो इस समय पब्लिक डोमेन में साफ दिखाई दे रही है। अर्थात हम एक तरह से इन सब को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की से मुलाकात होना, उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही गर्मजोशी से मिलना और उन बच्चों को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने रशिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने प्राण गंवा दिए हैं, ये भारत के उस स्टैंड को दर्शाता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो भारत पहले भी कई बार कह चुका है। भारत हमेशा इस स्टैंड पर कायम रहा है कि डिप्लोमेसी, डायलॉग से ही शांति की स्थापना हो सकती है। भारत इसी बात को पुनः रशिया जाकर और यूक्रेन जाकर दोहरा चुका है। भारत की इस यात्रा से भारत की तटस्थता और संतुलन का जो बहुत महत्व है वो दुनिया के सामने स्थापित होता हुआ दिखाई दिया। भारत की इस यात्रा के मायने केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी खास थे। ये बात पता चलती है जब बाइडेन के द्वारा मोदी जी को एप्रिशिएट किया जाता है, प्रेज किया जाता है कि आप वहां गए और आपने डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट निभाया। इस बात को बाइडेन ने मोदी जी से फोन पर हुई वार्ता के बाद सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और हमने डिस्कस किया उनकी रिसेंट पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के बारे में और उनको बधाई दी। कमांडेड हिम फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन। उनको बधाई दी गई किस बात के लिए? कि उन्होंने जो यूक्रेन के लिए शांति का मैसेज दिया और साथ में अपनी तरफ से जो मानवीय सहायता यूक्रेन को देने का काम किया, उसके लिए उन्हें बधाई दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका इस पूरी घटना के पीछे था। जो लगातार हम आपसे कह रहे थे वो पब्लिक डोमेन में भी अब साफ दिखाई पड़ गया है। लेकिन भारत जैसा कि बैलेंसिंग एक्ट को जारी रख रहा है, इसने तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को भी कॉल मिला ही दिया। यानी कि जैसे ही बाइडेन से बात हुई, तुरंत फिर पुतिन से भी बात हुई। भारत ने पुतिन के साथ भी फोन पर बात करके यही कहा कि सर शांति बनाए रखनी है। दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को तब भी कवर किया था कि क्या भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करवा पाएगा। बार बार कोई देश इनके बीच में अगर शांति का मशाल लेकर बैठा है तो देखना होगा कि दोनों देश कब मानेंगे। लेकिन भारत का हाल ही में जो ये बदला हुआ रुख है, ये बहुत सारे तरह से भारत की कोर्स करेक्शन को दिखाता है। भारत का अमेरिका और रशिया को संतुलित करने के प्रयास को दिखाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है,
तब से भारत केवल रशिया का पक्षधर ज्यादा दिखाई दे रहा था पब्लिक डोमेन में। उदाहरण के लिए जब 2023 का G20 हुआ, उस G20 में अमेरिका ने भारत के ऊपर खूब दबाव बनाया कि वो यूक्रेन को अपने यहां आमंत्रित करे, लेकिन भारत ने नहीं किया। जबकि इंडोनेशिया के अंदर जो बाली के अंदर समिट हुई थी, वहां पर जेलेंस्की पहुंच गए थे। दूसरा, जब 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के कब्जे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तब भारत ने वोट देने से ही इनकार कर दिया था। 2024 में भी जब यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले रोकने के लिए वोटिंग हुई, तो भारत ने फिर से अपने आप को दूर कर लिया था। ऐसे में रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों से रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत तेल मंगाता रहा और वर्तमान में स्थिति यह है कि भारत इनके कुल तेल का लगभग 40% से ज्यादा खुद ही मंगा रहा है। इतना ही नहीं, भारत और रूस के बीच जहां पहले व्यापारिक संबंध बहुत ही कम स्तर के थे, वो बढ़कर $60 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। 2030 तक वो $100 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये वर्तमान में दर्शाता है कि भारत ने शुरुआती दौर में, यानी कि मोदी 2.0 में रूस का खुलकर पक्ष लिया, लेकिन मोदी 3.0 अपने आप को बैलेंस करती हुई दिख रही है। अर्थात इस बार की जो सरकार है वो अमेरिका को बैलेंस करते हुए और उसे खुश करते हुए चल रही है। ऐसा वर्तमान के इन प्रयासों में, चाहे फिर वो यूक्रेन की यात्रा हो या भारत के रक्षा मंत्री का हाल ही में अमेरिकी दौरा हो। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री का जो दौरा है वो उस समय पर हुआ जिस समय प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे थे। ये अपने आप में टाइमिंग के हिसाब से इस तरह के सवाल भले ही उठाए, लेकिन 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में पहले भी कई बार, लगभग 5 बार पहले भी हो चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ऐसे में वर्तमान में बड़ा सवाल यह है कि भारत की बदलती हुई इस राजनीतिक कड़ी में क्या भारत को भी कुछ लाभ हो रहे हैं? निश्चित ही, जब दो देशों को आप साधने निकलते हो तो दोनों से ही कुछ ना कुछ लाभ लेते हो। नुकसान केवल इतना होता है कि आप अपनी कोई स्पष्ट पहचान नहीं बना पाते, यानी कि आप अपने आप को जो विश्व गुरु बनाने के लिए निकले हैं वो ना बनाकर विश्व बंधु बनकर रहते हैं। अर्थात अभी भारत के लिए एक लंबी यात्रा, एक लंबा समय तय करना बाकी है, जब भारत दुनिया के सामने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड पर खड़ा दिखाए। वो तभी संभव है जब भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए तेल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर उसकी निर्भरता कम हो, और यह संभवतया तब संभव होगा जब भारत रिन्यूएबल एनर्जी में अपने हाथ पांव और तेजी से आगे चलाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत को तेल के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और इन्हीं के बाद संभवतया दुनिया के इन दो महाशक्तियों पर हमारी निर्भरता कम होगी। ऐसे में भारत के द्वारा अपने विदेश मंत्री की यहाँ की जो यात्रा है वो हमारे लिए क्या लेकर आई, अब उस पर चर्चा करते हैं। भारत और यूएस के बीच में वर्तमान में जो डिफेंस के अंदर एग्रीमेंट्स हुए हैं उन्हें जानते हैं। राजनाथ सिंह जी 23 तारीख को, जब मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर थे, तब ये अमेरिका की यात्रा पर थे, और उस समय इन्होंने वहां जाकर के भारतीय कम्युनिटी से मुलाकात की और यहां पर जाकर के प्रॉपर तरीके से यहां पे ऑफिशियल मीटिंग ज्वाइन की। और इस मीटिंग में इन्होंने 2 एग्रीमेंट साइन किए। एक था सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड द अरेंजमेंट फॉर पोजीशनिंग ऑफ इंडियन ऑफिसर एट की यूएस कमांड। ये 2 मेजर इवेंट थे जो यहां पर हुए, यानी एक SOSA सोसा एग्रीमेंट था और दूसरा लाइजन ऑफिसर का अमेरिकी कमांड पर नियुक्ति का एग्रीमेंट था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जब पहुंचते हैं तो यूएस के साथ में एक बड़ा एग्रीमेंट करके आते हैं। जो 2 नए एग्रीमेंट होते हैं उन्हें मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं। पहला एग्रीमेंट है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और दूसरा है लाइजन ऑफिसर एग्रीमेंट। इनमें होना क्या है? असल में इन दोनों एग्रीमेंट में जो पहला है, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, इसमें कभी अगर अमेरिकियों को भारत से कोई सामान की जरूरत पड़े, किसी समय कोई युद्ध चल रहा हो, उस समय उन्हें भारत से किसी भी सहायता की जरूरत पड़े तो भारत उन्हें उपलब्ध कराएगा, और जब भारत को जरूरत पड़े तो अमेरिका उपलब्ध कराएगा। सोसा एग्रीमेंट दोनों कंट्रियों को रेसिप्रोकल प्रायोरिटी सपोर्ट देने के लिए, कैसी चीजों का रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब है मैंने आपको दिया तो आपने मुझे दिया। क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर नेशनल डिफेंस, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए
कभी मुझे आवश्यकता पड़े कि अमेरिका मुझे कोई वेपन दे, एम्यूनिशन दे, फाइटर जेट दे, तो अमेरिका मुझे उपलब्ध कराए। वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका को जरूरत पड़े भारत की, तो भारत उसे उपलब्ध कराए। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, अमेरिका को भारत की क्या ही जरूरत पड़ सकती है? यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अमेरिका की नहीं। क्यों? अफगानिस्तान पर अमेरिका एक दिन हमला करेगा, यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा 2001 से पहले। जब तक 9/11 नहीं हुआ था, तब तक अमेरिका के लिए अफगानिस्तान हमले की जगह नहीं था। लेकिन जब उसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने की ठानी, तो उसे पाकिस्तान के एयर बेसेस की जरूरत पड़ी थी और उसे पाकिस्तान से मित्रता रखनी पड़ी थी। अर्थात ऐसे समझिए कि आज जो इंडिया की पोजीशनिंग है इंडो पैसिफिक में, वो इतनी मायने रखती है कि अगर कल को चाइना के साथ अमेरिका का कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे में भारत के एयर बेसेस अमेरिका के लिए एसेट की तरह काम करेंगे, क्योंकि अमेरिका इंडिया को, जापान को, फिलीपींस को, इन सब देशों को अपने लिए चाइना के खिलाफ यूज कर सकता है। और अमेरिका एनी टाइम इस तैयारी में रहता है कि उसे कब किससे युद्ध करना पड़ जाए। वो हर किसी को अपना शत्रु मानकर ही चलता है। वो भारत को भी शत्रु मानता है, इसीलिए बांग्लादेश के साथ सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था। अर्थात वो हर किसी का चेक एंड बैलेंस लेकर चलता है और उस चेक एंड बैलेंस में वो भारत से रक्षा सहयोग में इस प्रकार की आवश्यकताएं रखता है। वहीं दूसरी ओर अब चूंकि वो पूरी दुनिया को अपनी कमांड्स में बांट कर चलता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने कमांड में, जैसे आज हम बात करते हैं भारतीय सेना के 7 कमांड हैं, ऐसे ही इनके यहां पर अगर कमांड की बात करें तो पूरी दुनिया को यूएस नदर्न कमांड, यूएस सदर्न कमांड, यूएस अफ्रीकन कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड, यूएस यूरोपियन कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, ऐसे इनकी पूरी सेना पूरी दुनिया को बांट करके रखती है। ऐसे में भारत के साथ इनका एग्रीमेंट यह हुआ है कि एक दूसरे के प्रति ज्यादा विश्वास और इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, क्लोजर कॉपरेशन के लिए हम मिलिट्रीज में अपने अपने बंदे तैनात करेंगे, यानी कि लाइजन ऑफिसर तैनात करेंगे। यानी कि द फर्स्ट इंडियन लाइजन ऑफिसर विल बी स्टेशनड एट यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड हेडक्वार्टर इन फ्लोरिडा। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि जहां सोसा एग्रीमेंट एक दूसरे को तुरंत लाभ पहुंचाएगा, वहीं दूसरा एग्रीमेंट है लाइजन ऑफिसर की तैनाती का, कि अब हमारा एक आदमी उनके साथ वहां पर रहेगा। अब आप पूछेंगे यह तो हमारे लिए अच्छा है, हमें पता रहेगा कि उनके यहां पर हमारा एक आदमी तैनात है जो कि खट से उनको सूचना दे देगा कि हां सर हम आपसे ये चाहते हैं, हमारे देश में ये हो गया है। अब इसका रिवर्स करिए, अमेरिका इसका रिवर्स उपयोग क्या करेगा? वो तो रिवर्स उपयोग भी सोचता है ना कि आपके डिफेंस मिनिस्ट्री को तुरंत एक सूचना पहुंचानी है। इसको आप ऐसे समझिए, जब किन्हीं दो देशों के बीच अमेरिका डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में वो एम्बेसी और कॉन्सुलेट खुलवाता है, वाणिज्यिक व्यापार के लिए कॉन्सुलेट खुलवाता है और व्यापारिक रूप से रखने के लिए डिप्लोमेट्स के लिए एम्बेसी खुलवाता है। अब लाइजन ऑफिसर सेना के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होगा। अमेरिका को लगा कि हां भाई आपकी सेना को बोलो वहां जाकर के यमन के खिलाफ हमला करना है, वहां पर वो तैनात हो, इधर से हम आ रहे हैं। भारत का रवैया आक्रामक कभी भी नहीं रहा, लेकिन अमेरिका कभी भी डिफेंसिव नहीं रहा, वो हमेशा आक्रामक ही रहा है। ऐसे में भारत का उपयोग भी वो एज ए असेट कर सकता है। दिखने में ये तरीका एक बार के लिए दो तरफा हो सकता है, लेकिन बड़ों से जो मित्रता है, कहते हैं ना पैसे वाले की जो यारी होती है वो केवल मजबूरी होती है। तो इसे भारत अपनी भले ही एक बड़ी जीत बताए, लेकिन ये किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज से तो कम नहीं है, क्योंकि भारत भी जानता है कि इनकी मित्रता बड़े की यारी और कांच की क्यारी है। भरोसा नहीं है कि अमेरिका किस तरह का माल हमारे चिपकाने की तैयारी कर रहा हो। अभी हाल ही में भारत ने कुछ हजारों गन्स का भी इनको ऑर्डर प्लेस किया है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ये जो प्रयास है वर्तमान में भारत की पोजीशनिंग को स्ट्रांग करता है, क्योंकि भारत अमेरिका और रूस दोनों को ही बैलेंस करके चल रहा है, ताकि एक दिन हम आत्मनिर्भर हों। मेक इन इंडिया से हम वहां तक पहुंचे जहां से हम खुद भी खड़े होकर अपने स्टैंड को ले सकें। हर भारतीय को आवश्यकता है इस बात को समझने की कि हम झूठा घमंड अपने अंदर ना पालें कि हम एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। अब हम अमेरिका को नचा सकते हैं, कि अब हम रशिया को नचा सकते हैं, कि हम चाइना को। जी नहीं, आप समझिए कि आप ग्रो कर रहे हैं। एक दिन भारत बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन आवश्यकता है कि आप और हम इस बात को पहले अच्छे से समझें कि अभी हम कहां पर पीछे चल रहे हैं। आप और हम इस बात को भी समझें कि हम किन क्षेत्रों पर अच्छे से काम करें, भारत को किस तरह से दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए कार्य करें। यह जानना बहुत आपके लिए आवश्यक होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर रखें। भारत के अमेरिका के साथ और रशिया के साथ जो ट्रेड्स हैं उस पर हमने आपके लिए यहाँ स्लाइड्स लगाई हैं जो कई बार पहले भी डिस्कस हुई हैं। आप इस पूरे कंटेंट को हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर पा सकते हैं और कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम अपनी वेबसाइट का चैनल भी आपके साथ लिंक भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी जो पढ़ने की जानकारी है मैं कई बार आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एसएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल चालू हो चुका है, उसे ज्वाइन करें। हमारे फाउंडेशन बैचेस के नोट्स, हमारे आरएस फाउंडेशन के नोट्स, हमारे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। जिसको जो जरूरी लगे वो उसे एक्सेस कर सकता है। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो कृपया बताएं। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया बताएं। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया बताएं। सत्य सनातन लिख रहे हैं सर इवनिंग में जिम जाएं। 3 दिन से ज्वाइन भी की थी भाई, लेकिन फिर शाम को पेड क्लास होती है। व्हाट्सएप का लिंक डालें। टेक्निकल टीम अगर प्रेजेंट हो तो कृपया करके सुनवाई करें और व्हाट्सएप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करें। बेटा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है जो भी पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए। इंटरनेट सफर तो नहीं कर जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में इंटरनेट पर कंधार हाईजैक सबसे ज्यादा सर्चेज में दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हाईजैक से रिलेटेड नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है IC-814 दी कंधार हाईजैक के नाम से। लेकिन लोग इंटरनेट पर इसे जानने निकल पड़े कि आफ्टर ऑल हुआ क्या था, रियल स्टोरी क्या थी जिसके ऊपर एक वेब सीरीज आई है। तो मैं वेब सीरीज तो नहीं, आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूं। और स्टोरी क्या है कंधार हाईजैक की, जिसके बारे में फिल्म के अंदर का मतलब वेब सीरीज के अंदर रखा गया है। मैं सारे वो तथ्य बताता हूं जो उस समय हुए थे। भारत के लिए दुनिया का एक ऐसा, भारत में घटी एक दुनिया की ऐसी घटना थी जिसने विमानन क्षेत्र में लोगों को सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा सोचने के लिए विवश कर दिया था। भारत का एक यात्री विमान हाईजैक होता है, आतंकियों के द्वारा आतंकियों की रिहाई पर जाकर फाइनली कॉम्प्रोमाइज होता है। ये सारी घटना आज के सेशन में हम आपको डिटेल से बताते हैं। बात है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 814 IC-814 के बारे में, जो कि इंडियन एयरलाइंस की एयरबस A300 था, जो कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से उड़ा था दिल्ली के लिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। 24 दिसंबर 1999 की ये खबर है। 24 दिसंबर को उड़ी ये फ्लाइट भारत से उड़कर के आनी नई दिल्ली थी। इसका जो प्लान था वो नई दिल्ली का था, लेकिन ये नई दिल्ली ना रुक करके सीधा लाहौर के लिए निकल गई। लाहौर यानी पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के लिए निकली और पाकिस्तान ने इन्हें तेल भरने की इजाजत ना ही दी, ऐसे में ये लौटकर वापस इंडिया की तरफ आई, अमृतसर में रुकी, अमृतसर में तेल भराया और फिर यहां से फिर उड़ी। पाकिस्तान ने इसे फिर से जगह नहीं दी। ये रात को पहुंचती है अफगानिस्तान के काबुल, और काबुल जब पहुंचती है तो वहां पर लाइट की कमी के चलते, तब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में हुआ करता था, रात का समय था, उतरने के लिए जो एयरपोर्ट था वहां पर लाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी, ये उतर नहीं पाए। तो यहां से बिना रुके ही उड़ते उड़ते ये दुबई पहुंचे। दुबई में इसे उतरने दिया गया। दुबई में जब ये फ्लाइट उतरती है, यहां पर तब तक एक यात्री की मौत हो चुकी होती है। दुबई में इसको उतार करके इसमें से कुछ महिलाओं और उस शव को, जो कि यात्री का एक शव था जो वहां पर यात्रा के दौरान जिसने प्राण गंवा दिए थे, उनको उतार करके यहां पर वापस छोड़ा जाता है। और यहां से वापस दुबई स्टे करके यहां से तेल लेकर ये वापस उड़ती है और अफगानिस्तान के कंधार जाती है। बाद में ये कंधार में रुककर
अपने लिए जो मांगती है कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें फिरौती चाहिए, कौन से आतंकी हमें रिहा करने हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बहस होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इस पूरी घटना को आपके सामने रख रहे हैं। क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें दिसंबर 24, 1999 से जुड़ी हुई हैं। जो मैंने आपको अभी जानकारी ब्रीफ में दी वो काठमांडू नेपाल से है। नई दिल्ली से होते हुए ये जो विमान है ये आ रहा था, नई दिल्ली आना था। इसमें 176 यात्री क्रू सवार थे, लेकिन हाईजैकर्स ने इसे लाहौर एयरपोर्ट मुड़ने की कहा और भारत की तरफ से लाहौर से कहा गया, पाकिस्तान से कहा गया कि आप उन्हें वहां उतरने दें, अदरवाइज तेल के अभाव में वो हवाई जहाज हवा में ही फट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए नहीं उतरने दिया कि बाद में आप ये आरोप लगाओगे कि हमने ये हाईजैक करवाया है। ऐसा नहीं है, वास्तविकता में पाकिस्तान ही था, लेकिन पब्लिक के सामने वो इस इमेज से बचना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने उसे अपने यहाँ नहीं उतरने दिया। जब नहीं उतरने दिया तो वापस वो भारतीय सीमा में उतरा, 30 मिनट तक रुका। भारत के द्वारा डिफेंस सर्विसेज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो यहाँ से फिर उठ करके निकल गया। इस पूरी घटना के अंदर 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स पैसेंजर रूपिन कात्याल की हत्या कर देते हैं और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तानी कमांडोज से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और प्लेन की लैंडिंग को करवाया गया। यहाँ प्लेन में फिर फ्यूल डाला गया। प्लेन को यहाँ से उड़ाकर फिर काबुल के लिए ले जाया गया, लेकिन काबुल और कंधार में रात के वक्त लाइट का सही इंतजाम ना होते हुए इसे दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। यानी इस बीच में इस फ्लाइट के अंदर एक यात्री मारा जा चुका था। इस फ्लाइट को जब दुबई डाइवर्ट कर दिया गया तो दुबई के अंदर 25 यात्रियों की रिहाई हुई और जो रूपिन कात्याल नाम का व्यक्ति था, जिसकी हत्या इन्होंने पहले ही कर दी थी, उसे वहां पर उतार दिया गया। फिर यहां से कंधार में इस फ्लाइट को, मतलब 25 दिसंबर के दिन फिर इस फ्लाइट को उड़ाया जाता है अफगानिस्तान के लिए और ये कंधार में लैंडिंग करता है। यहां पर भारतीय अधिकारियों ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए हाईजैकर्स के साथ बातचीत शुरू की तो यहां पर आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर, जिसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, मौलाना मसूद अजहर के अलावा 35 अन्य आतंकियों की रिहाई की डिमांड करी और $20 करोड़ की फिरौती मांगी। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग तो छोड़ दी, लेकिन 3 आतंकियों की रिहाई के ऊपर सौदा हुआ। कहने का मतलब ये था कि ये भारत का वो सबसे टफ टाइम था जिस समय पर भारत आतंकियों की मांग के सामने झुक गया। अपने यात्रियों को बचाने के लिए देश भर में उठ रही डिमांड में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने आतंकियों की इस मांग के सामने भारत के विदेश मंत्री के साथ इन 3 आतंकियों को हवाई जहाज में कंधार भेजा। वहां से भारतीय यात्रियों को वापस लाया गया, आतंकियों को वहां पर हैंडओवर किया गया। भारत की बड़ी भूल में इस घटना को कंसीडर किया गया। कहा गया कि भारत अपने यात्रियों को बचाने के लिए एक बार के लिए झुक गया, इससे आतंकियों के हौसले और मजबूत होंगे और ये बात सच निकली, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने, ये जो आतंकी मसूद अजहर था जिसको रिहा किया गया, इसने अब तक भारत पर कई अटैक किए हैं, जिनमें से पुलवामा का हमला सबसे ताज़ा हमला है, वो इसी आतंकी मसूद अजहर के द्वारा किया गया। इसी के द्वारा देश के अंदर बहुत से भीषण हमलों को अंजाम दिया गया। ये सारे कृत्य उसी कंधार हाईजैक के दौरान इस आतंकी को छुड़ाने के बाद हुए थे। कहने का मतलब ये है कि ये वो घटना है जिसने भारतीयों को, जब जब आतंकियों की घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो ये अपने आप को इस भाव से भर देता है कि अगर हम उस दिन अपने उन यात्रियों की हिफाजत के लिए कोई सख्त एक्शन या कार्रवाई कर देते तो संभव है कि हम आने वाले समय में एक प्रेसिडेंट साझा कर देते, लोगों को ये सोचने पर विवश कर देते कि नहीं, हम आतंकियों के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार पर जनता का जो प्रेशर था, अपने लोगों को छुड़ाने को लेकर जो परिवारजनों की जो डिमांड हो रही थी, सरकार ऐसे में आतंकियों की मांग के सामने झुक गई और आतंकियों को अटल जी के द्वारा हवाई जहाज से भेजा गया। 3 आतंकियों को भेजा गया, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख थे, जिन्हें कंधार ले जाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को जाकर पैसेंजर्स की रिहाई होती है और यही मसूद अजहर आगे चलकर जैश ए मोहम्मद नाम से एक आतंकी संगठन बनाता है। ये मसूद अजहर है और इस पूरी कार्यवाही में उस समय अजीत डोभाल साहब भी भारत की तरफ से एक अधिकारी के रूप में इस घटना के अंदर उपस्थित थे, इन समझौता करने वाले लोगों में शामिल थे।
अपहरणकर्ताओं ने जिस विमान का अपहरण किया उसको लेकर के हम वापस आए और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अहमद, ये कंधार एयरपोर्ट पर आपको दिखाई दे रहे हैं जसवंत सिंह के साथ में। यहां पर भारतीय यात्रियों को वापस आते हुए देख सकते हैं। और इसके बाद में भारत की इस घटना का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें आतंकी नहीं छोड़ने चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद ही भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुए, मुंबई अटैक हुआ, पुलवामा जैसे अटैक इस घटना के बाद ही हुए हैं। यही मसूद अजहर है जिसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो या मुंबई अटैक हो या फिर पुलवामा अटैक हो, ये इसी मसूद अजहर के दिमाग की उपज बताया जाता है। दूसरा व्यक्ति जो उमर सईद शेख था, इसको यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया, क्योंकि ये डैनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार पाया गया था। इसी के साथ मुश्ताक अहमद जरगर आज भी पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इस्लामिक मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि आतंकियों को भारत भेजने के काम आ रहा है। कुल मिलाकर के कंधार हाईजैक भारत के खिलाफ पाकिस्तान और आईएसआई की जो भी प्लानिंग थी उसको बताती हुई एक घटना है। इस कारण से ये इंटरनेट पर फिर से सुर्खी में है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेब सीरीज़ आ गई है। ये घटना पुराने दिनों की याद दिलाती है और दिखाती है कि आतंक के सामने स्ट्रिक्टली ही पेश आया जाता है, इनके साथ शायद नेगोशिएशंस नहीं होते हैं। ये एक बड़ा सबक था। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और बाकी हमारी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें। आपके लिए एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई हैं। हमारा ऐप व्हाट्सएप का चैनल लिंक डाल दिया गया है। हमारे हैंड रिटन नोट्स कोर्सेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो ज़रूर बताएं।